नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 मई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। ये 3 इश्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे हंगर से संबंधित। दूसरे नंबर पे म्यांमार में कू हुए अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, फिलहाल क्या सिचुएशन है, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए आसियान समेत दूसरे देशों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या स्टैंड है। तीसरे नंबर पे एडटेक कंपनीज के लिए एथिक्स पॉलिसी की आवश्यकता से संबंधित है। एक क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है हंगर से संबंधित। वैसे ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2017 में, पुवर्टी संबंधित था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज कर दिया गया है। पुवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की जगह हंगर इरेडिकेशन प्रोग्राम लिख दिया गया है। पैटर्न वही है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2 वर्ड्स चेंज हुए हैं और थोड़ा सा करंट स्पेसिफिक भी बना दिया गया है। पेंडेमिक की बात की जा रही है, 2017 में तो पेंडेमिक आया नहीं था। तो क्वेश्चन ये है कि इस महामारी के दौरान जो हंगर इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो सिर्फ 100 पीस की तरह हैं, अगर पॉलिटिकल विल अटैच नहीं है इन प्रोग्राम्स के साथ। ये शुरू में स्टेटमेंट दी गई है। इसके बाद बोला गया है आप अभी जो मेजर हंगर इरेडिकेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं महामारी के दौरान, उन प्रोग्राम्स की परफॉर्मेंस के कंटेक्स्ट में इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हंगर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021, और इस रिपोर्ट से देखो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला डेटा सामने आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार लेट 2019 से लेकर लेट 2020 के बीच, यानी माने तो अक्टूबर नवंबर 2019 से लेकर अक्टूबर नवंबर 2020 के बीच, इस एक साल में पहले फॉर्मल सेक्टर में जितने सैलरीड वर्कर्स थे ना, उनमें से आधे तो इनफॉर्मल सेक्टर में चले गए। क्यों? क्योंकि 2020 के शुरुआत में महामारी आई, मार्च से लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 68 दिनों तक तो लॉकडाउन चलता रहा, जिस वजह से बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज, बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स बंद हो गई और कोई ना कोई दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम ढूंढना पड़ा बहुत सारे लोगों को। पिछले साल देखो, जब लॉकडाउन बिल्कुल पीक पर था अप्रैल और मई के महीने में, तो उस समय हमारे देश में जो सबसे गरीब 20% परिवार है ना, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी इनकम खो दी। जैसे कोई रिक्शा वाला है या फिर कोई मजदूर है जो डेली कमाता है, डेली खाता है, सारा काम बंद हो गया। तो ऐसे लोगों की तो सारी की सारी इनकम ही खत्म हो गई। इसके अलावा अनूप सतपथी कमेटी ने कहा था हमारे देश में नेशनल मिनिमम वेज होना चाहिए कम से कम 375 रुपये। ये देखो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मोडेस्ट है, लेकिन पिछले साल जो लॉकडाउन्स लगे, महामारी के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई, इसका एक इम्पैक्ट ये हुआ 23 करोड़ ऐसे इंडिविजुअल्स जो पहले 375 रुपये से ज़्यादा कमाते थे एक दिन में, लेकिन वो 375 रुपये से कम कमाने लगे। पुवर्टी रेट जो है रूरल एरियाज़ में 15% इंक्रीज़ हो गया है और अर्बन एरियाज़ में पुवर्टी रेट जो है वो 20% बढ़ गया है। इस डेटा का आप कहाँ पे इस्तेमाल करोगे? मान लीजिए जीएस पेपर 2 में पैंडेमिक और गरीबी से रिलेट करके कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, पैंडेमिक का गरीबी पर क्या असर हुआ, तब आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा और डेटा भी है। राइट टू फूड कैंपेन से जुड़ी हुई कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़, इन्होंने देखो हंगर वॉच बैनर के तहत एक सर्वे कंडक्ट किया। अक्टूबर 2020 में ये सर्वे कंडक्ट किया गया था 11 स्टेट्स में और 4000 परिवारों से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस सर्वे से ये पता लगता है कि महामारी के कारण गांव में यानी रूरल एरियाज़ में लोगों की जो इनकम है वो 1/3 कम हुई है और शहरों में लोगों की जो इनकम है वो 50% से लेके 25% के बीच में कम हुई है। पिछले साल अक्टूबर में जब ये सर्वे कंडक्ट किया गया था, रूरल एरियाज़ में 26% लोगों की कोई इनकम नहीं थी और 30% लोगों की कोई इनकम नहीं थी अर्बन एरियाज़ में। इसके बाद राइटर कहते हैं कि अगर इस डेटा को आप कास्ट, रिलीजन या फिर दूसरी आइडेंटिटीज़ के आधार पर डिवाइड करते हो
तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे, जैसे 60% ऑफ मुस्लिम्स, 51% ऑफ दलित्स और 58% ऑफ सीनियर सिटीजन्स, बूढ़े लोग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और 56% ऑफ सिंगल वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स, मतलब ऐसे परिवार जिनको सिंगल वुमेन के द्वारा हेड किया जा रहा है, या तो डाइवोर्स हो चुका है, पति की डेथ हो चुकी है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये परसेंटेज बताई गई है अलग अलग वल्नरेबल सेक्शंस की, कि इतने लोग जो हैं वो कम से कम एक टाइम का खाना खाए बिना ही सो गए हैं। इसके बाद देखो, अभी जो लॉज हैं हंगर को ख़त्म करने के लिए, उनमें इश्यूज़ की बात की गई है। क्या क्या इश्यूज़ हैं? देखो, रूरल एरियाज़ में 56% लोगों के पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का कार्ड है, और अर्बन एरियाज़ में 27% लोगों के पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का कार्ड है। और यानी मतलब इतने परसेंट लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बेनिफिशरी हैं, वो फूड ग्रेन प्राप्त करते हैं। अर्बन एरियाज़ में 36% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, और रूरल एरियाज़ में 13% लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इवन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जितना प्रोविज़न किया गया है जितने लोगों के लिए, जैसे देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये बोलता है कि ये एक्ट 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन कवर करेगा और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कवर करेगा। इतने लोग भी कवर नहीं हो रहे हैं। इवन बहुत सारे ऐसे लोग जिनको फूड ग्रेन मिलना चाहिए, जो गरीब हैं, वो भी इस एक्ट का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एक्सक्लूजन एरर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे पहले भी हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, आधार कार्ड की आवश्यकता है, मान लीजिए आधार कार्ड बना नहीं है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, या फिर अब तो सरकार कोशिश कर रही है पीडीएस को पूरे देश में एक ही सिस्टम बनाने की। अदरवाइज़ कई बार ऐसा भी होता है कि पहले किसी परिवार को बिहार में तो अनाज मिल रहा था पीडीएस के तहत, लेकिन वो परिवार बाद में कहीं और मूव कर गया, मुंबई में, दिल्ली में, लेकिन वहाँ पे अनाज नहीं मिल रहा है। तो सरकार कोशिश कर रही है वन कंट्री वन राशन कार्ड वन पीडीएस ऐसा कुछ सिस्टम बनाने की, ताकि कोई बेनिफिशियरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी कर जाए तो वो पीडीएस के तहत उसे अनाज मिलता रहे। हाँ, तो पॉइंट ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सरकार ने जितने लोगों के लिए प्रोविज़न किया है उतने लोग भी नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि आवश्यकता तो ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए, ताकि जो छूट गए हैं इस एक्ट के तहत वो भी इस एक्ट का लाभ उठा सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सरकार कहती है हमने पेंडेमिक के दौरान गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उन्हें हम एक्स्ट्रा फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। मान लिया आप कर रहे हो, लेकिन आप उन्हीं लोगों को तो कर रहे हो ना जो ऑलरेडी बेनिफिशियरी हैं, लेकिन जो लोग छूटे हुए हैं, जो लोग एक्सक्लूडेड हैं, उनको तो अभी भी नहीं मिल रहा, मतलब पहले भी नहीं मिल रहा था, आप जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो भी नहीं मिल रहा है। इसलिए इस एक्ट को यूनिवर्सलाइज कर देना चाहिए, मतलब कोई भी पर्सन जो लेना चाहता है इस एक्ट के तहत फूड ग्रेन को वो ले ले। जो वेल ऑफ लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने आप से नहीं लेंगे। जैसे बहुत से लोगों ने एलपीजी सब्सिडी भी छोड़ दी, उसी प्रकार से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फूड ग्रेन नहीं प्राप्त करेंगे इस एक्ट से, और जो लेना चाहते हैं वो सभी लोग ले लें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वैसे भी देखो ये जो एक्ट है ना, ये सिर्फ फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है, और गरीब परिवारों की जो बेनिफिशियरी हैं इस एक्ट के, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखता है ये एक्ट। भाई कौन सा फूड ग्रेन दिया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए कि गरीब परिवारों की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, नहीं, ऐसा इस एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं है कि न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो। तो ये चीज़ भी देखो हंगर में आती है। हंगर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको खाना नहीं मिला, खाना अगर आपको मिला है लेकिन उसमें आवश्यक न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये चीज़ भी हंगर में काउंट होती है। इसके बाद राइटर बोलते हैं हमारे देश में देखो 33 करोड़ गरीब परिवार हैं। अगर इन 33 करोड़ गरीब परिवारों की हम जो बेसिक आवश्यकताएं हैं सरवाइव करने के लिए वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जैसे फूड ग्रेन तो देखो सबसे बेसिक आवश्यकता है जीने के लिए, तो इसका मतलब तो ये है कि हम जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इन सब देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन को मालन्यूट्रिशन और भुखमरी की तरफ धकेल रहे हैं। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, अभी देखो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेज में
100 मिलियन टन का जो फूड ग्रेन स्टॉक है, मतलब इतना रिजर्व है, बावजूद इसके हम राशन को यूनिवर्सलाइज नहीं कर रहे हैं। ये तो हंगर की तरफ बुलेट ट्रेन ले जाने के समान है। इस आर्टिकल का टाइटल भी यही है, टेकिंग बुलेट ट्रेन टू हंगर। तो करना क्या चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को? देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवरेज एक्सपेंड करना चाहिए, क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी चाहिए कम से कम 1 साल के लिए। सरकार ने अभी की तो है, 1 साल के लिए नहीं की, अभी कुछ ही महीनों के लिए की है। मनरेगा के तहत इंटाइटलमेंट जो है, एक परिवार को 100 दिनों के लिए काम मिलता है, जो इस इंटाइटलमेंट को इंक्रीज करके 200 दिन कर दिया जाए। अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी कोई ना कोई लॉन्च करना चाहिए। इसके लिए सरकार डिस्कशन कर सकती है एक्सपर्ट्स के साथ या फिर विपक्ष के साथ। और अभी जो इनकम लॉस हुआ है गरीब परिवारों को, उसको कंपनसेट करने के लिए आने वाले कुछ महीनों के लिए हर एक महीने एक गरीब परिवार को 7,000 रुपये का वेज कंपनसेशन सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। 7,000 मत दीजिए, कम से कम 5,000 तो दीजिए, कुछ तो आप हेल्प कीजिए गरीब परिवारों की, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो इनकम है वो खो दी है इन लॉकडाउन्स के दौरान और इस महामारी के दौरान। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया हंगर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, म्यांमार में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए आसियान और दूसरे देशों के एफर्ट्स से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राजीव भाटिया के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट तो देखो, आपको पता है, ऑलमोस्ट 100 दिन पूरे हो चुके हैं। म्यांमार में कू हुआ था, यानी मिलिट्री ने सत्ता हत्या ली थी। पिछले साल देखो नवंबर में इलेक्शंस हुए थे जिसमें एनएलडी को मेजॉरिटी हासिल हुई थी, लेकिन इससे पहले एनएलडी जो पार्टी है वो सत्ता संभाल पाती, उससे पहले ही मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। मिलिट्री ने आरोप ये लगाया कि इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है, काफ़ी कमियां हैं, इसलिए हम फिलहाल सत्ता को अपने हाथों में ले रहे हैं। और ये जो लीडर्स हैं, सू की जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी की हेड हैं, इनके समेत और बहुत सारे जो लीडर्स हैं डेमोक्रेटिक, उनको जेल में डाल दिया गया। हालांकि देखो, जब मिलिट्री ने सत्ता पर कब्जा किया, मिलिट्री ने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर आ जाएंगे और प्रोटेस्ट होने लगेंगे। तो मास प्रोटेस्ट हुए मिलिट्री के सत्ता हथियाने के बाद, यानी कू के बाद, और गोलियों से उन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई मिलिट्री गवर्नमेंट के द्वारा। इकोनॉमिक सिचुएशन म्यांमार की काफ़ी ख़राब हो गई और काफ़ी देशों ने कंसर्न भी व्यक्त किया, जैसे यूएस, यूके जैसे देशों ने तो सैंक्शंस की मांग भी की म्यांमार के अगेंस्ट। तो ये थोड़ा कम एक्सपेक्ट किया था मिलिट्री गवर्नमेंट ने, लेकिन ये सब हुआ। वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ, प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई, तो अब तक 750 प्रोटेस्टर्स की डेथ हो चुकी हैं। और चूंकि देखो, जब प्रोटेस्ट है ना, शुरू में तो ज़्यादा चलता है, अब प्रोटेस्टर्स ने भी अपनी एक्टिविटीज़ घटा दी हैं। गोली का डर सबको लगता है, तो प्रोटेस्ट अब धीमा पड़ने लगा है। स्टैंड क्या है विभिन्न देशों का म्यांमार में ये सब कुछ जो हो रहा है इसके ऊपर? यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने तो कहा है कि स्ट्रांगली कंडेम किया जाए जो भी मिलिट्री गवर्नमेंट म्यांमार में कर रही है, और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगाए जाएं म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के ऊपर। चाइना, रशिया, ये देश तो आपको पता ही है, ये देश जो हैं ये म्यांमार में मिलिट्री जनरल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको लगता है म्यांमार में अगर ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आती है तो हमारा इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ये हमारे हित में नहीं है। इसलिए चाइना और रशिया ये तो चाहते हैं कि मिलिट्री जनरल्स का ज़्यादा विरोध ना हो, उन पे ज़्यादा सैंक्शंस ना लगाए जाएं। इसके बाद इंडिया और जापान, इनका क्या स्टैंड है? ये तो देखो चाहते हैं कि भैया आप समझौता कर लीजिए, मतलब इंडिया और जापान चाहते हैं मिलिट्री और जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनके बीच में किसी प्रकार का समझौता हो जाना चाहिए। देखो, इंडिया और जापान जैसे देशों की दिक्कत पता है क्या है? अगर ये देश पूरी तरह से ये कह दे साफ साफ, नहीं हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और जो कुछ मिलिट्री के द्वारा किया जा रहा है उसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर इंडिया का तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार की मिलिट्री जो है अभी इंडिया का साथ देती है इंसर्जेंट्स को ख़त्म करने के लिए, तो ये हमारा साथ देना छोड़ देंगे। इससे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हर्ट हो जाएंगे। और अगर हम टोटली मिलिट्री के पक्ष में बोल लें तो भी दिक्कत, फिर लोग यूं बोलेंगे कि इंडिया तो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, और डेमोक्रेसी नेबरिंग कंट्री में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, कुछ भी नहीं बोल रहा। तो इंडिया जैसे देश जो है ना कुछ बोल ही नहीं पाते बेचारे, वो स्टैंड नहीं ले पाते।
क्योंकि देखो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एक तरफ नेशनल इंटरेस्ट है कि म्यांमार की मिलिट्री ने इंडिया की मिलिट्री की हेल्प की है इंसर्जेंट्स को ख़त्म करने में, तो मिलिट्री को क्रिटिसाइज इंडिया नहीं कर सकता फिलहाल। दूसरी तरफ अगर डेमोक्रेसी को भी के बारे में भी कुछ भी ना बोले तो इंडिया ने जो अपनी अच्छी इमेज बना रखी है, आइडियलिज्म शो करता है इंडिया आज़ादी के बाद से ही, फिर इंडिया को डर लगता है कि वो अच्छी इमेज खराब हो जाएगी। लोग बोलेंगे कि आपके पड़ोसी देश में इतना कुछ हो रहा है, इतने एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, आपने कुछ आवाज़ भी नहीं उठाई, आप काहे के ग्लोबल पावर बनना चाहते हो। तो भी इंडिया को डर लगता है कि लोग ऐसा ना बोल दें, इसीलिए इंडिया यूं बोल देता है कि भैया आप समझौता कर लीजिए। आसियान की बात करते हैं। आसियान देखो एक सफल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के सफल होने के उदाहरण दिए जाते हैं ना, ईयू का नाम आता है, यूरोपियन यूनियन कितनी सफल ऑर्गेनाइजेशन है। वो बात अलग है कि अभी ब्रेग्जिट हुआ है। दूसरा नंबर आता है आसियान का। आसियान का तो अपना संविधान भी है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आसियान क्या कर रहा है जब आसियान के एक मेंबर कंट्री में इतना कुछ चल रहा है? आसियान ने देखो कोशिश की है मीडिएशन की, क्योंकि आसियान की जो क्रेडिबिलिटी थी वो भी खतरे में थी म्यांमार के कू के कारण। और वैसे आसियान की पॉलिसी ये है कि हम किसी मेंबर कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे डायरेक्टली। तो इंटरफेयर तो आसियान अभी भी नहीं करेगा म्यांमार के इंटरनल मैटर्स में, लेकिन एक एक्टिविस्ट की भूमिका निभाएगा ताकि मीडिएशन करवाया जा सके अपोजिशन के बीच और मिलिट्री गवर्नमेंट के बीच। हाल ही में एक ना समिट ऑर्गेनाइज हुआ था आसियान का 24 अप्रैल के आसपास। इस समिट के दौरान वैसे तो बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाना था, रीजनल इश्यूज़ को, लेकिन मेन जो फोकस रहा ना इसी म्यांमार के इशू पर रहा। और आसियान के मेंबर कंट्रीज भी डिवाइडेड दिखे म्यांमार के इशू को लेके। जैसे देखो थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों की सिंपैथी है म्यांमार की मिलिट्री से। दूसरी तरफ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये वो देश हैं जो म्यांमार क्राइसिस में मीडिएट करना चाहते हैं ताकि ये पूरे रीजन के लिए अच्छा रहे। अगर म्यांमार में क्राइसिस रहते हैं तो ये आसियान की स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए ये देश चाहते हैं कि मीडिएट करवाया जाए और सिचुएशन को इम्प्रूव करवाया जाए। और जब देखो ये समिट ऑर्गेनाइज हो रहा था तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ने भी अपना एक स्पेशल एनवॉय भेजा कि आसियान का क्या स्टैंड है म्यांमार इशू पर, उस स्टैंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो आसियान ने भी यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के एनवॉय के साथ कंसल्टेशंस की। बट क्वेश्चन ये उठता है कि इस समिट से, आसियान का जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, इससे क्या कुछ निकल के आया? इससे देखो 5 पॉइंट्स पर सहमति बनी। सबसे पहले तो म्यांमार में जो वायलेंस खत्म हो रहा है इसे जल्द से जल्द इमीडिएट खत्म किया जाए। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए म्यांमार में सभी पार्टीज के बीच ताकि एक पीसफुल सॉल्यूशन निकाला जा सके। तीसरे नंबर पे आसियान जो है वो एक स्पेशल एनवॉय भेजेंगे, कहाँ पर? म्यांमार में, ताकि म्यांमार में विभिन्न पार्टीज के बीच, जैसे डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं जो विरोध कर रहे हैं मिलिट्री गवर्नमेंट का, प्रोटेस्टर्स हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी प्रोटेस्टर हैं उनके बीच में और मिलिट्री गवर्नमेंट के बीच में मीडिएशन को फैसिलिटेट करवाया जाए। इसके लिए आसियान एक स्पेशल एनवॉय भेजेंगे। चौथे नंबर पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी जाएगी आसियान के द्वारा म्यांमार में, क्योंकि सिचुएशन खराब हुई है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफ़ी खराब हुई है। पांचवें नंबर पे जो स्पेशल एनवॉय और डेलीगेशन है आसियान का वो म्यांमार के अंदर भी जाएगा, मतलब म्यांमार में जाएगा, उसकी विजिट को अलाउ किया जाएगा म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सभी कंसर्न पार्टीज से बातचीत की जा सके, उनसे मिला जा सके। ये 5 पॉइंट्स पर सहमति बनी थी। 2 पॉइंट्स और भी निकल के आए लेकिन उन पर सहमति नहीं बनी, इसलिए वो फाइनल 5 पॉइंट्स में नहीं शामिल हैं। जैसे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करे मिलिट्री गवर्नमेंट। दूसरा, बांग्लादेश में जो अभी मुस्लिम्स हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स, उनको वापस म्यांमार में भेजा जाए। इन 2 पॉइंट्स पर बातचीत तो हुई थी लेकिन सहमति नहीं बन सकी। म्यांमार के जो मिलिट्री जनरल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस समिट को, उन्होंने विरोध किया, इसलिए इन 2 पॉइंट्स को फाइनल 5 पॉइंट्स में शामिल नहीं किया गया। अब बात करते हैं लास्ट में कंक्लूजन की। देखो, वैसे तो ये जकार्ता समिट से जो आउटकम निकल के आई, इसको लेके पॉजिटिव इंटरनेशनल रिएक्शन ही देखने को मिला, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं अभी काफ़ी। प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स देखो ये हैं, एक तो म्यांमार में जो अपोजिशन है वो तब तक बातचीत को तैयार नहीं है जब तक कि पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा नहीं कर दिया जाता, उन्हें जेल से छोड़ा नहीं दिया जाता। दूसरा, जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो भी इतना जल्दबाजी में नहीं है
कि हाँ पोजीशन से बातचीत कर ली जाए, इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं है मिलिट्री गवर्नमेंट भी। तो ऐसी सिचुएशन में जो आसियान के स्पेशल एनवॉय विजिट करेंगे, ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सपीडाइट किया जाए, मनाया जाए विभिन्न स्टेक होल्डर्स को कि आप बातचीत कर लीजिए। दूसरा देखो, मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो कुछ इस प्रकार की डिमांड रख सकती है कि हम सू की जो मेन लीडर हैं एनएलडी की, उनको रिहा तो कर देंगे, लेकिन अब उनको हम डिग्निफाइड रिटायरमेंट देना चाहते हैं। हम इस शर्त पर रिहा करेंगे कि वो अब डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, उनका गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं होगा। इस प्रकार से कोई मांग मिलिट्री गवर्नमेंट के द्वारा रखी जा सकती है। और इंडोनेशिया जो एक प्रकार से लीडर है आसियान का, मतलब क्लियर लीडर तो नहीं है लेकिन सबसे मेन कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री आप कह सकते हो, तो इंडोनेशिया को भी ये लगता है कि हाँ शायद इस बात पर फोर्स करेगा म्यांमार का मिलिट्री गवर्नमेंट कि वो सू की जो है उनको अब डिग्निफाइड रिटायरमेंट दे दी जाए, उनका रोल खत्म हो जाए म्यांमार की पॉलिटिक्स से। देखने वाली बात ये होगी कि म्यांमार का जो अपोजिशन है वो इस बात को स्वीकार करता है या फिर नहीं करता है। इसके बाद 2-3 और पॉइंट। इवन देखो, दूसरे ग्लोबल स्टेक होल्डर्स और यूएन ने भी तारीफ की जिस प्रकार के आसियान जो है वो एक परिवार की तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा रहा है। बोला ना मैंने शुरू में, आसियान जो है वो एक सफल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। आप बताइए, क्या सार्क में ऐसा होता है कि हाँ भाई सार्क में किसी देश में मिलिट्री गवर्नमेंट सत्ता में आ जाए और प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हो तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन हरकत में आए, कुछ एक्शन ले? नहीं, बिल्कुल। सार्क एग्जाम्पल है फेल्ड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का। इतने साल हो गए, समिट भी नहीं ऑर्गेनाइज हुआ। उसके बाद इंडिया को तो देखो आसियान इनिशिएटिव की तारीफ करनी चाहिए, और इंडिया को जो भी सपोर्ट नीडेड है वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए आसियान को। आसियान में जो मेंबर कंट्रीज लीड ले रहे हैं जैसे इंडोनेशिया या फिर दूसरी कैपिटल्स को, ताकि इस इशू को सुलझाया जा सके। इवन जो म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट है उनको भी देखो, इवन अपोजिशन को भी बुद्धा के मिडिल पाथ पर चलना चाहिए और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे म्यांमार में शांति इस्टेब्लिश हो और ज़्यादा लोगों की जाने ना जाएं वायलेंस की वजह से। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया म्यांमार में मिलिट्री कू के बारे में। 100 दिन पूरे हो गए हैं, अभी क्या सिचुएशन है, क्या एफर्ट्स चल रहे हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एडटेक कंपनीज के लिए एथिक्स पॉलिसी की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, महामारी के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा। काफ़ी सारी जो एडटेक कंपनीज हैं वो खुल गई जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन ये जो कंपनीज हैं बहुत सारा डेटा जो है स्टूडेंट्स से संबंधित इकट्ठा करती हैं, लेकिन उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ प्रोविजंस नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन का तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, लेकिन इंडिया में अभी तक प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून बना ही नहीं है। तो आगे कुछ बताया जा रहा है कैसे प्राइवेसी जो है वो वायलेट हो सकती है, की जा सकती है इन एडटेक कंपनीज के द्वारा। बड़ी संख्या में डेटा इकट्ठा किया जाता है कि स्टूडेंट्स कितनी देर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन देखो, अब तो जो लेटेस्ट डिवाइसेस है ना, लेटेस्ट OnePlus, आईफोन या सैमसंग के भी लेटेस्ट जो फ़ोन्स हैं उनमें ये सारे सेंसर होते हैं, जीपीएस, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, बायोमेट्रिक सेंसर्स। तो इन सेंसर्स की सहायता से भी ये एडटेक कंपनीज काफ़ी तरह का डेटा इकट्ठा करती हैं स्टूडेंट के आसपास का, जैसे स्टूडेंट के इमोशन कैसे थे पढ़ने के दौरान, एटीट्यूड कैसा था, मतलब जो भी वो इकट्ठा कर सकती हैं वो इकट्ठा उनके द्वारा किया जाता है। अब ये एडटेक कंपनीज डायरेक्टली तो बताती भी नहीं है कि हाँ हमने ये डेटा इकट्ठा किया है, ये तो पता लगता है, कुछ ना कुछ लीक हो जाता है तब पता लगता है। फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे स्टूडेंट के, बॉडी टेम्परेचर में किस प्रकार से बदलाव आया, ये माइन्यूट डिटेल्स भी कलेक्ट की जा रही हैं एडटेक कंपनीज के द्वारा। अब बोलती तो एडटेक कंपनीज ऐसी हैं कि हाँ हम अलग अलग तरह का डेटा इकट्ठा करते हैं ताकि लर्निंग को और ज़्यादा आसान बनाया जा सके, एप्लीकेशन के फ्यूचर वर्जन को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। लेकिन देखो, अब ये जो कंपनीज़ हैं आपको भी पता है डेटा का इस्तेमाल करती हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ को बेचने के लिए। इवन बहुत बार तो दूसरी कंपनीज़ को भी ये जो डेटा है वो बेच दिया जाता है। राइटर कहते हैं ये देखो गलत है। आमतौर पे वो रिसर्चर्स जो ह्यूमन सब्जेक्ट से डील करते हैं ना, जैसे कोई रिसर्चर
चाइल्ड पे रिसर्च कर रहा है, चाइल्ड की एक्टिविटीज़ पे, चाइल्ड कैसे पढ़ता है, तो उस रिसर्चर को इस सब्जेक्ट से संबंधित, यानी चाइल्ड कैसे चीज़ों को समझता है, इससे संबंधित कोई कमेटी होगी। उस कमेटी के द्वारा एथिक्स के रूल्स बनाए होंगे, तो उन एथिक्स के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है रिसर्चर को। इसके अलावा जब भी कोई रिसर्च की जाती है उससे पहले अलग अलग स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए चाइल्ड के किसी सब्जेक्ट से रिसर्च कर रहा है कोई रिसर्चर, तो स्कूल टीचर, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, सबको बताना होता है कौन सी रिसर्च वो कर रहे हैं, कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे डेटा को स्टोर करके रखा जाएगा, और इस डेटा के पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सब कुछ रिसर्चर को रिटर्न में देना पड़ता है। और दूसरी तरफ ये एडटेक कंपनीज हैं जो बिना पूछे सारा डेटा इकट्ठा कर लेती हैं और डेटा को बेच भी देती हैं, कई बार डेटा का गलत इस्तेमाल भी करती हैं। तो उनके लिए भी कोई एथिक्स पॉलिसी बननी चाहिए ना, यही राइटर वकालत कर रहे हैं। कंसर्न्स ये सब हैं। एडटेक कंपनीज ये डेटा इकट्ठा तो करती हैं लेकिन कोई सेफ गार्ड्स नहीं है, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून नहीं है। इवन बच्चे भी जो हैं वो इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं बिना किसी सुपरविजन के। इन कंपनीज का कहना है हम कंसेंट लेते हैं। अब कंसेंट कैसे लेते हैं वो आपको भी पता है, छोटी छोटी लाइनें होती हैं, वो आई एग्री करवाते जाते हैं। अब छोटा बच्चा कहाँ से ये सब पढ़ेगा, इवन हम ही नहीं पढ़ते, सच्चाई तो यही है, हम भी जल्दबाजी में होते हैं, आई एग्री कर देते हैं, और हमें दिक्कत मिल भी जाए तो भी हम कुछ करते तो नहीं। ज़्यादातर वक्त एप्लीकेशन की अगर आवश्यकता है तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं, तो फ़ायदा उठाया जाता है इन कंपनीज के द्वारा। तो सरकार को सामने आना चाहिए कि ये डेटा का गलत इस्तेमाल ना कर सकें, गलत ढंग से डेटा कलेक्ट ना कर सकें। लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि इन एडटेक कंपनीज के लिए एक एथिक्स पॉलिसी को बनाने की आवश्यकता है, और इसके लिए एजुकेटर्स, रिसर्चर्स, पेरेंट्स, लर्नर्स, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स सबसे कंसल्टेशन किया जाए और उस पॉलिसी ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया जाए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, डिस्कशन के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए। इस ड्राफ्ट पॉलिसी में इन सब इश्यूज पे चर्चा होनी चाहिए, जैसे फेयरनेस, सेफ्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी, क्योंकि ये सब जो इश्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्राइवेसी से संबंधित हैं। इसके बाद इन एडटेक कंपनीज को एनकरेज भी किया जाए कि आप एक हेल्थियर लर्निंग इकोसिस्टम बनाने के लिए इन सब रूल्स को फॉलो भी कीजिए। जो ये एथिक्स पॉलिसी बनी है इसको आप फॉलो भी कीजिए, इसी से एडटेक इंडस्ट्री का भी विकास होगा और सबका फ़ायदा है, बच्चों का भी फ़ायदा है, इससे उनकी प्राइवेसी जो है वो वायलेट नहीं होगी। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया एडटेक कंपनीज के लिए एथिक्स की पॉलिसी की आवश्यकता से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।